Good evening, everyone. So, in today's video, we'll discuss about genome imprinting and जीन साइलेंसिंग। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे आपका कि जीनोम इम्प्रिंटिंग और आपका जीन साइलेंसिंग क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ जीन्स हैं वो बेसिकली वन ऑफ द पेरेंट्स से वो इम्प्रिंट होके आ रही हैं। ठीक है, कुछ जीन्स हैं ऐसी जो वन ऑफ द पेरेंट्स से क्या होके आ रही हैं आपकी इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का मतलब क्या है कि वो बेसिकली एक्सप्रेस नहीं करेंगी। ठीक है, मतलब इम्प्रिंटिंग आप ये कह सकते हो कि देर विल बी नो एक्सप्रेशन, नो एक्सप्रेशन ऑफ जीन, और यू कैन से जीन साइलेंसिंग। ठीक है, नो एक्सप्रेशन ऑफ जीन और यू कैन यूज वर्ड जीन साइलेंसिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। So, what is genome imprinting and gene silencing? A final example involving genetic background involves what is called genomic or parental imprinting, whereby the process of selective gene silencing occurs during early development. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है आपकी सेलेक्टिव जीन साइलेंसिंग हो रही है, एंड दैट विल इम्पैक्ट ऑन सब्सिक्वेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली जीन साइलेंस होगी तो उसका इफेक्ट आपको फिनोटिपिकली देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व केसेस वेयर जीन्स और रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर इम्प्रिंटेड ऑन वन होमोलॉग बट नॉट द अदर। ठीक है, जैसे मान लो आपको पता है कि वी हैव ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हमारे अंदर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो जो पेयर है उसमें एक क्रोमोसोम तो कहाँ से आया है, एक मदर से आया है, एक फादर से आया है। ठीक है, अब हमने क्या देखा है कि ऑब्वियसली जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कुछ जीन्स बना दी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपकी जीन है 1 2 3 4 5 6, ऐसी वो सेम जीन्स कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, वो फादर वाली साइड भी है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी जो 1 2 3 है, जैसे ये 1 2 3 है, 1 2 3। ठीक है, मान लो ये मदर वाली तरफ से इम्प्रिंट होगी। इम्प्रिंट का मतलब क्या है कि ये साइलेंट होगी। ठीक है, और बट 4 5 6 एक्सप्रेस कर रही है। जैसे यहां पर हम कह रहे हैं ना कि कई बार जीन्स साइलेंट होते हैं और कई बार एक रीजन या रीजन ऑफ क्रोमोसोम, तो उस रीजन में जितनी जीन्स होंगी वो इम्प्रिंट होगी। सेम वे आपने कहा कि जो 4 5 6 है वो फादर वाली तरफ से क्या होगी, इम्प्रिंट होगी। ठीक है, मतलब वो फादर वाली तरफ से इम्प्रिंटेड फॉर्म में आती है। तो अल्टीमेटली तो क्या ना कि जो भी चाइल्ड है उसको 4 5 6 तो कहां से सही मिल गया, मदर वाली साइड से, और 1 2 3 कहां से मिल गया, फादर वाली साइड से। तो अल्टीमेटली जो प्रोजेनी हुआ है उसके उसके अंदर तो सारी जीन्स आ गई। बट ये जो कंसेप्ट ये है कि कुछ जीन्स हमेशा आपके अंदर फादर वाली तरफ से मतलब इम्प्रिंट होके आती हैं, कुछ जीन्स मदर वाली तरफ से। ठीक है, यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि जीन में म्यूटेशन है। जैसा आपने एक एक जीन लिखा, एक कैपिटल ए जीन है। ठीक है, और इधर भी कैपिटल ए लिखा, मतलब अगर मैं जीन को सेम नोटेशन दे रहा हूं इसका मतलब सीक्वेंस नहीं चेंज हुआ है। जैसे आप लिखते हो ना, एक कैपिटल ए है और एक आपका स्मॉल ए है, तो उस केस में तो क्या होता है आपका कि अगर कैपिटल ए स्मॉल है तो उस केस में क्या होगा, आपका जो एलील है वो चेंज हुई है। ठीक है, तो जैसे बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कैपिटल ए और स्मॉल ए लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि जीन के सीक्वेंस में चेंज आया है। बट एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं कि इधर भी कैपिटल ए है और आपका इधर भी कैपिटल ए है, बट आप क्या कह रहे हो कि इसकी इम्प्रिंटिंग हो गया है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्या देखा गया कि इम्प्रिंटिंग में ना मिथाइलेशन हो जाती है। क्या होती है आपकी मिथाइलेशन, जिस जीन की मिथाइलेशन होगी तो वो एक तरह से साइलेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर जीन का सीक्वेंस नहीं चेंज हो रहा, बट द मिथाइलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइलेंसिंग ऑफ जीन। ठीक है, जो आप कह रहे हो ना इम्प्रिंटिंग हो रही है कि कुछ जीन्स की इम्प्रिंटिंग हो रही है, स्पेसिफिक जीन की इम्प्रिंटिंग हो रही है, तो उसका जब साइंटिस्ट ने बेसिकली रीजन फाइंड आउट करा तो उन्होंने क्या देखा कि एक्चुअली क्या हो रहा है आपका मिथाइलेशन हो रही है डीएनए की। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या बता रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ साइलेंसिंग डिपेंड्स ऑन द पेरेंटल origin of the genes or regions that are involved. Such silencing leads to the direct phenotypic expression of the allele on the homologue that is not silenced. तो obviously एक तो साइलेंट है, अब दूसरा क्योंकि वो एक्सप्रेस कर रहा है तो उसका आपको फिनोटाइप देखने को मिल जाएगा। दस द इम्प्रिंटिंग स्टेप, द क्रिटिकल इशू इन अंडरस्टैंडिंग दिस फिनोमिना इज थॉट टू अकर बिफोर और ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन।
कि ये जो इम्प्रिंटिंग हो रही है ये कब हो रही है, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि जो गैमेट फॉर्मेशन होते हैं जब मियोसिस हो रहा है, तो या तो जिन सेल्स में मियोसिस होना है, जिसे आप जैसे मदर सेल बोल सकते हो कि जिनसे गैमेट्स बनने हैं, ठीक है, तो या तो पहले हो रहा है या ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, दैट लीड्स टू डिफरेंशियली मार्क्ड जीन्स इन स्पर्म फॉर्मिंग वर्सेस एग फॉर्मिंग टिश्यूज। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है ये कब हो रहा है, बिफोर और ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, जो सबसे पहला एग्जाम्पल था जीनोम इम्प्रिंटिंग का वो डिस्कवर्ड हुआ था 1991 में इन 3 स्पेसिफिक माउस जीन्स। ठीक है, one is the gene encoding insulin like growth factor 2, a mouse that carries 2 normal alleles of this gene is normal in size। मतलब जिसके अंदर फॉर एग्जांपल क्या आपका कैपिटल ए है, जैसे देखो ना, एक जीनोटाइप होगा कैपिटल ए, एक जीनोटाइप होगा स्मॉल ए, और एक जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि जिसके अंदर दोनों एलील कैसी हैं, नॉर्मल है, उनका साइज है नॉर्मल। जिसके अंदर दोनों एलील्स म्यूटेंट है उसका साइज है ड्वार्फ। अब वो कह रहा है कि जो हेट्रोजाइगस माउस का साइज है वो, उसमें एक एलील नॉर्मल है एक म्यूटेंट है, वो डिपेंड करता है पेरेंटल ओरिजिन ऑफ द वाइल्ड टाइप एलील, कि जो वाइल्ड टाइप एलील है वो कौन से पेरेंट से आ रही है। द माउस इज नॉर्मल इन साइज इफ नॉर्मल एलील कम्स फ्रॉम द फादर। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे समझने की, कि अगर नॉर्मल एलील कहां से आ रही है, फादर से, तो उस केस में साइज क्या है, मतलब साइज जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन ट्वाफ होगा अगर नॉर्मल एलील कहां से आ रही है, मदर से आ रही है। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब हुआ, आपने क्या कहा कि कैपिटल ए का साइज है नॉर्मल, बट स्मॉल ए का साइज क्या आपका, ड्वार्फ। अब जो कैपिटल ए स्मॉल ए का साइज है वो डिपेंड करता है कि कैपिटल ए कहां से आ रहा है। अब इसमें दो केस बन सकते हैं, या तो कैपिटल ए कहां से आया है, फादर से, और स्मॉल ए कहां से आया है, मदर से, या कैपिटल ए कहां से आया है, मदर से, और स्मॉल ए कहां से आया है, फादर से। ठीक है, अब तो बेसिकली इसका साइज तो वो कह रहा है नॉर्मल है, और इसका साइज वो क्या कह रहा है, बेसिकली आपका ड्वार्फ है। इसका मतलब क्या है कि जो कैपिटल ए है वो मदर वाली साइड से हमेशा कैसे आता है, मतलब इम्प्रिंटेड फॉर्म में आता है। ठीक है ना, जैसे अगर अभी हम इस प्रोजेनी की बात कर रहे हैं, इस प्रोजेनी के अंदर अगर तो कैपिटल ए फादर से आया है, इसका मतलब वो क्या है, मतलब नॉर्मल है, बट अगर वो मदर से आया तो वो ड्वार्फ है। ठीक है, अब जैसे इसमें एक चीज और आप समझ सकते हो, जैसे आपने कहा कि एक कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है, मान लो ये एक फीमेल है, ये क्या है, एक फीमेल है, और इसका साइज जो है वो क्या है, नॉर्मल साइज है। इसका मतलब इस फीमेल के अंदर कैपिटल ए कहां से आया होगा, फादर से, स्मॉल ए कहां से आया, मदर से, मतलब मेन तो हमें कैपिटल ए ही देखना है। अब इसका मतलब क्या है, अब जब इस फीमेल की प्रोजेनी होगी, ठीक है, अब उसमें जो कैपिटल ए जाएगा वो इम्प्रिंटेड फॉर्म में जाएगा, क्योंकि मदर से तो हमेशा कैपिटल ए किस फॉर्म में जाता है, आपका इम्प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, ऐसे मान लो हम एक एक मेल ले लेते हैं जो कैपिटल ए स्मॉल ए है। ठीक है, अब ये मेल जो है ये कैसा है आपका, इसको भी आपने नॉर्मल लिख दिया, इसको भी आपने क्या लिख दिया, नॉर्मल। तो इस केस में तो ऑब्वियसली आपका अब जो कैपिटल ए है वो भी कहां से आया होगा, फादर से। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये ड्वार्फ होता, ठीक है, अब अगर यही कैपिटल ए स्मॉल ए, अगर आप इसको कह रहे हो कि ये मेल है और ये ड्वार्फ है, ठीक है, इसका मतलब इसका कैपिटल ए कहां से आया है, मदर से आया है। बट जब इसके प्रोजेनी होंगे तब उस टाइम पे इस इम्प्रिंटिंग को हटाना पड़ेगा, इम्प्रिंटिंग को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो मदर से आया था तो ये इम्प्रिंटेड है। बट जब आप कह रहे हो कि मेल से जब आगे जाता है कैपिटल ए, तो वो इम्प्रिंट फॉर्म में नहीं जाता है। समझे इस बात को, जैसे हमने इस फीमेल को कहा था, इसके अंदर आया कैपिटल ए फादर से जो इम्प्रिंटेड नहीं था, बट इससे जब प्रोजेनी में जाएगा वो तो इम्प्रिंट होके जाएगा। ये वो मेल है जिसके अंदर कैपिटल ए मदर से आया था तो वो इम्प्रिंटेड था, बट जब ये आगे प्रोजेनी में जाएगा तो इसकी इम्प्रिंटिंग आपको हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। देखो यहां पर आप क्या कह रहे हो कि आपका जीनोटाइप सेम है, आप कह रहे हो कि जीनोटाइप मेरा कैपिटल ए स्मॉल ए है,
बट यहां पर ये मैटर कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि कैपिटल ए कहां से आ रहा है। अगर तो कैपिटल ए फादर वाली साइड से आता है। अब हम सिर्फ एक एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वो एग्जांपल किस चीज का है? आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जीन्स हैं, कुछ जीन्स ऐसी होंगी जो हमेशा मदर वाली तरफ से क्या आएंगी? आपकी एक्टिव फॉर्म में भी आएंगी, फादर वाली तरफ से इनएक्टिव आएंगी। लेकिन जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वाली जीन है, वो फादर वाली तरफ से एक्टिव आती है, ठीक है। फ्रॉम दिस वी कैन डिड्यूस दैट नॉर्मल IGF-2 जीन इज इम्प्रिंटेड एंड द साइलेंस ड्यूरिंग एग प्रोडक्शन। कि जो नॉर्मल IGF-2 जीन है वो बेसिकली एग प्रोडक्शन के ड्यूरिंग साइलेंट हो जाती है, बट इट फंक्शंस नॉर्मली व्हेन इट हैज पास थ्रू द स्पर्म प्रोड्यूसिंग टिश्यू इन मेल्स। जब ये मेल से आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली मेल से जाएगा वो स्पर्म की फॉर्म में आएगा, तब ये जीन आपकी नॉर्मली फंक्शन करेगी। द इम्प्रिंट इज इनहेरिटेड इन द सेंस दैट IGF-2 जीन इन ऑल प्रोजेनी सेल्स फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट रिमेन साइलेंस्ड। कि जो IGF-2 वाली जीन है वो सभी के अंदर मान लो अभी साइलेंट होगी। जब एक बारी जैसे एक एक साइज अटेन होने के बाद मान लो वो साइलेंट होगी। अब आगे डिपेंड करता है, imprinting in the next generation depends on whether the gene passes through sperm producing or egg forming tissue। मतलब कैपिटल ए आ दोनों से सकता है, मतलब वो स्पर्म से भी आ रहा है, एग से भी आ रहा है, बट हमेशा वो जब स्पर्म स्पर्म के थ्रू आएगा तभी वो आपका मतलब एक्टिव फॉर्म में या साइलेंट होके नहीं आएगा। लेकिन अगर वो एग के थ्रू आएगा तो वो हमेशा साइलेंट होके आएगा, ठीक है। और उसका रीजन वैसे मैंने आपको आइडिया दिया ही सही, इट इज द मिथाइलेशन। इम्प्रिंटिंग के पीछे कुछ नहीं है, अगर मिथाइलेशन हो रखी है तो वो इम्प्रिंट है, अगर उसकी मिथाइलेशन को आप रिमूव कर देते हो तो वो इम्प्रिंटिंग आपकी एक तरह से खत्म होगी, ठीक है। तो ये एज इट इज क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर, तो आपको बस थोड़ा आइडिया हो कि जीनोम इम्प्रिंटिंग होती क्या है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करेंगे बेसिकली ह्यूमन से रिलेटेड, ठीक है, या बेसिकली मेल फीमेल ह्यूमन से रिलेटेड हम देखेंगे। एन एग्जाम्पल इन ह्यूमंस involves two distinct genetic disorders thought to be caused by the differential imprinting of the same region of the long arm of chromosome 15, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली हम दो डिसऑर्डर की बात करेंगे, दैट इज कोस्ड बाय द डिफरेंशियल इम्प्रिंटिंग ऑफ द सेम रीजन ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 15, ठीक है। जैसे आपने एक क्रोमोसोम बनाया, ये उसकी शॉर्ट आर्म है, ये कौन सी है? उसकी लॉन्ग आर्म है, ठीक है। सेम वे ये शॉर्ट आर्म है, ये कौन सी आर्म है? आपकी लॉन्ग आर्म, ठीक है। अब ये जो दो क्रोमोसोम है, ऑब्वियसली एक क्रोमोसोम तो मदर से आया है, दूसरा क्रोमोसोम कहां से आया है? फादर से आया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बेसिकली मान लो ये पूरा का पूरा आपका रीजन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या आपका रीजन है। यहां पर हम स्पेसिफिकली कौन सी आर्म की बात कर रहे हैं? लॉन्ग आर्म की, ठीक है। सो बेसिकली आपका यहां पर कौन से क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम? क्रोमोसोम 15 लॉन्ग आर्म। अब देखो क्या होता है कि वो क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल इम्प्रिंटिंग ऑफ सेम रीजन। अब जैसे ऑब्वियसली लॉन्ग आर्म तो इतनी बड़ी है, अब आप एक स्पेसिफिक पोर्शन देख रहे हो, ठीक है। अब आप क्या दे रहे हो? एक स्पेसिफिक, मान लो आपने एक स्पेसिफिक पोर्शन को देखा, जैसे यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और इधर भी सेम पोर्शन। अब क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली यहां पर भी मान लो आपकी जीन्स हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आपने फॉर एग्जांपल मान ली कि यहां पर 6 जीन्स हैं, ठीक है। वो 6 जीन्स इस रीजन के अंदर भी हैं और 6 जीन्स इस रीजन के अंदर भी हैं, जैसे वही 1 2 3 4 5 6। अब क्या है कि इधर से इम्प्रिंटिंग होगी 1 2 3 की, ये मैंने वो जीन्स लिखे हैं जिनकी इम्प्रिंटिंग हुई है, और इधर इधर इम्प्रिंटिंग किसकी होगी? 4 5 6 की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ना दोनों सेम रीजन लिया आपने, बट इम्प्रिंटिंग अलग अलग है। इसका मतलब जो ये वाला रीजन है यहां पर 4 5 6 एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है, और इधर कौन एक्सप्रेस कर रही है? 1 2 3। अब क्या होगा ना, अब बेसिकली क्या होता है अगर आप आइडेंटिकल डिलीशन करो, जैसे मान लो अगर मैं इस पार्ट को डिलीट करूं तो इसका मतलब क्या गया? फिर 4 5 6 गया, क्योंकि 4 5 6 जीन्स, क्योंकि इधर से 1 2 3 तो इम्प्रिंट ही थी, उससे तो मुझे कोई लेना देना है नहीं। अब 4 5 6 यहां से चली गई, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब मदर वाले क्रोमोसोम से हमने डिलीट करा है बिल्कुल सिर्फ इस पार्ट को, तो उस केस में 4 5 6 जीन्स नहीं है, सिर्फ 1 2 3 है, क्योंकि ये वाला क्रोमोसोम इंटैक्ट है।
लेकिन अगर आइडेंटिकल डिलीशन मैं यहां पर करूंगा सिर्फ फादर वाले क्रोमोसोम पे, तो फिर 1 2 3 नहीं है। तो इसी वजह से अगर आप मदर के क्रोमोसोम पे कुछ पार्ट, सेम पार्ट को डिलीट करोगे तो अलग डिजीज होगी, और अगर फादर वाले क्रोमोसोम के ऊपर सेम पार्ट को डिलीट करोगे तो अलग डिजीज होगी। अल्टीमेटली तो 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 जीन चाहिए, और सबके रोल अलग अलग है। अगर आपने मदर वाली तरफ से इस पार्ट को डिलीट किया तो फिर 4 5 6 जीन्स तो है ही नहीं। लेकिन अगर आपने डिलीट फादर वाले क्रोमोसोम के ऊपर किया, फिर 1 2 3 नहीं है। तो दोनों के अलग अलग सिम्टम्स आएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, हम कौन से क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, 15 क्रोमोसोम की, 15q1। तो इसमें क्या देखा गया है, अगर तो पेटर्नल वाला सेगमेंट डिलीट होता है, ठीक है ना, मतलब फादर वाली साइड वाला, तब डिजीज होता है प्रेडरविलाई। और अगर मदर वाली साइड से ही डिलीट होता है तब होती है एंजलमैन सिंड्रोम। ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इन बोथ केसेस, ठीक है, यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है, इन बोथ केसेस द डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू द आइडेंटिकल डिलीशन ऑफ दिस रीजन इन वन मेंबर ऑफ द क्रोमोसोम 15 पेयर। द फर्स्ट डिसऑर्डर, प्रेडरविलाई सिंड्रोम, रिजल्ट्स व्हेन द पैटर्नल सेगमेंट इज डिलीटेड। जब आपने फादर वाली, पैटर्नल मतलब जो फादर वाली तरफ से सेगमेंट डिलीट है, और अनडिलीटेड मैटरनल क्रोमोसोम रिमेन्स। If maternal segment is deleted and the undeleted paternal chromosome remains, an entirely different disorder, Angelman results। तो प्रेडरविलाई किस वजह से आया, अगर पैटर्नल वाला क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है, और एंजलमैन कब है, जब मैटरनल वाला सेगमेंट डिलीट हो रहा है। ठीक है, ये देखो मैं आपको इमेज की फॉर्म में भी दिखाता हूं यहां पर। जैसे आप ये देखो, दिस इज जस्ट द वन रीजन आई हैव गिवन यू। ठीक है, तो प्रेडरविलाई सिंड्रोम, एक तो क्या, एक तो रीजन क्या दिखा रखा है, पैटर्नल डिलीशन। ये दो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, ब्लू वाला फादर से आया है और रेड वाला मदर से आया है। अगर तो फादर वाले क्रोमोसोम में डिलीशन है सिर्फ इस केस में, ठीक है, और मदर वाला इंटैक्ट है, ठीक है, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन होता है मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी, मतलब फादर वाला तो क्रोमोसोम आया ही नहीं, दोनों मदर के हैं। ठीक है, इसमें फादर वाला वही बात है ना, या तो डिलीट कर लो या क्रोमोसोम ही नहीं है। अल्टीमेटली क्या कि मतलब वो वाली जीन्स तो फिर आई नहीं ना। तो दूसरा रीजन क्या होता है, मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी। और तीसरा इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट। जैसे क्या, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि 4 5 6 कहां से सही आना चाहिए था, 4 5 6 कहां से बताया, फादर से। लेकिन अब 4 5 6 हमेशा फादर वाली तरफ से ही सही आता है, मदर वाली तरफ से वो नहीं आता, वो इम्प्रिंट होता है मदर वाली तरफ से। अगर मान लो फादर वाली साइड भी, ठीक है, सॉरी ये जो यहाँ पे मैंने मदर दिखाया कि मदर से कौन सी जीन सही आ रही है, 4 5 6, और फादर से कौन सी आ रही है, 1 2 3। अब मान लो, अगर मान लो आपको क्या होगी, जो ये जो 1 2 3 फादर वाली तरफ से सही आनी थी, अगर इनमें भी कुछ इम्प्रिंटिंग होगी, क्योंकि मदर वाली साइड से तो वो सही आ नहीं रही है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया। अगर फादर वाली साइड में, फादर वाली साइड से भी अगर 1 2 3 में कुछ प्रॉब्लम आ गई कि उनकी इम्प्रिंटिंग होगी, तब भी आपका प्रेडरविलाई डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या क्या रीजन मैंने आपको बताए, एक रीजन है पैटर्नल डिलीशन, मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी एंड इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट। दूसरा जो डिजीज है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एंजलमैन सिंड्रोम। इसके अंदर उसने क्या दिखाया है, मैटरनल डिलीशन, कि मदर वाले क्रोमोसोम में डिलीशन है। दूसरा फिर वही पैटर्नल यूनिपेरेंटल डाइसोमी, ठीक है। तीसरा वही इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट। और एक इसमें एक और चीज होती है, ये ना एक लाइगेज होता है, यूबिक्यूटिन लाइगेज, इसमें म्यूटेशन, उसकी वजह से भी क्या होता है आपका एंजलमैन सिंड्रोम। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा इसमें, क्योंकि ये मेंशन नहीं है बेसिकली आपका बुक के अंदर भी, तो ये भी आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि आपको रीजंस पता हो कि प्रेडरविलाई में क्या है और एंजलमैन में क्या है। दोनों के सिम्टम्स अलग है। बेसिकली क्या ना, अगर आप सिर्फ इस इमेज और इस इमेज को कंपेयर करो, इधर डिलीशन क्रोमोसोम 15 का पेयर है, इधर डिलीशन कहां पर है, फादर वाले क्रोमोसोम में, इधर डिलीशन कहां पर है, मदर वाले क्रोमोसोम के अंदर, बट दोनों डिजीज अलग अलग है। तो इसका क्या मतलब है कि यहां पर जो जीन्स एक्सप्रेस कर रही हैं वो डिफरेंट है, और इधर जो जीन्स एक्सप्रेस कर रही थी वो डिफरेंट थी। क्योंकि अगर तो सेम ही होती फिर तो सेम ही डिसऑर्डर होना चाहिए था ना, क्योंकि फिर तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी। वही ना कि यहां पर इस रीजन के अंदर
जो जीन्स एक्सप्रेस कर रही हैं वो मतलब मदर वाले क्रोमोसोम पे नहीं करती हैं, और इस रीजन में जो जीन्स एक्सप्रेस कर रही थी वो फादर वाले पे नहीं करती हैं। यहां पर ये नहीं कह रहे कि जीन की प्रेजेंस या एब्सेंस, यहां पर बात हो रही है इम्प्रिंटिंग की। ठीक है ना, कुछ जीन्स हमेशा मदर वाली तरफ से एक्टिव आती हैं, कुछ जीन्स आपकी फादर वाली तरफ से एक्टिव आती हैं। ठीक है, जैसा नहीं, डोसेज कंपनसेशन कहाँ से हो गया? डोसेज कंपनसेशन तो वो तो सेक्स से रिलेटेड होता है ना। हाँ हाँ। हम्म। हाँ देखो, डोसेज कंपनसेशन में तो अलग होता है ना। जैसे डोसेज कंपनसेशन में आप ह्यूमंस में क्या बोलते हो कि फीमेल के अंदर एक एक्स क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। वो तो एक अलग चीज होती है ना। वहां पर तो पूरा एक्स ही इनएक्टिव कर दिया ना, यहाँ पर आप पूरे क्रोमोसोम को थोड़ा इनएक्टिव बोल रहे हो। यू आर सेइंग कि कुछ पार्ट एक क्रोमोसोम पे इनएक्टिव है तो सामने एक्टिव है, और कुछ अगर सेकंड वाले पे इनएक्टिव है तो फर्स्ट वाले पे एक्टिव है। नहीं ना, वो डिफरेंट है ना, यहाँ पे जो जीन्स एक्टिव थी, इधर तो इम्प्रिंट है मान लो। मान लो मदर वाली साइड तो वो, अगर हम इस डिजीज की बात करें प्रिविलाई, मदर वाली तरफ तो वो इम्प्रिंट थी। अब फादर वाली तरफ से वो एक्सप्रेस करनी थी, बट आपने उसको डिलीट ही कर दिया, क्योंकि वो फादर वाली तरफ से ही एक्टिव आनी थी। और इस केस के अंदर वो जीन्स जो मदर वाली, देखो ना, हम तो छोटा सा एक क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, अब एक क्रोमोसोम के ऊपर आप देखो ना कितनी सारी जीन्स होती हैं। मैं तो 5 ही जीन्स की बात कर रहा हूँ, मैं भी पता नहीं ना उस रीजन के अंदर मान लो 100 जीन्स हैं। अब आउट ऑफ 100 कितनी आपकी मतलब इम्प्रिंटिंग, 100 में से कितनों की इम्प्रिंटिंग इधर हो रखी है, कितनों की इधर हो रखी है। ठीक है ना, अब ये तो चलो हम ऐसे, क्योंकि अब हम जीन्स पे तो जा नहीं सकते कि हम हर एक जीन को स्टडी करें। और कुछ जीन्स तो ऐसी भी होंगी कि क्या पता वो दोनों तरफ से एक्टिव रहती हों। ठीक है, बट ये तो नहीं चलेगा ना कि दोनों तरफ से इम्प्रिंट होगी, फिर प्रॉब्लम है। एटलीस्ट एक तरफ से सही आए। अगर एक तरफ से भी, अगर दोनों तरफ से इम्प्रिंट होके आ गई, फिर तो वो जीन है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक्सप्रेस ही नहीं करेगी। बट यहाँ पर वही है ना कि ये अब क्या इसका रीजन होता है, क्या होता है, वो थोड़ा सा मतलब हायर लेवल की बात है कि वो जीन्स फादर वाली तरफ से इम्प्रिंट क्यों के आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जीन के सीक्वेंस की नहीं आप बात कर रहे। एक तो आप कहते हो ना एक तरफ डोमिनेंट एलील है एक तरफ रिसेसिव है, वो तो पता है कि डोमिनेंट एक्सप्रेस करती है। आप कह रहे हो दोनों तरफ जीन सेम है, दोनों तरफ डोमिनेंट है। बट द थिंग इज दैट कि वो हमेशा, जैसे अभी आपने जो उसका एग्जांपल लिया, जो माइस का, नॉर्मल इन साइज ड्वार्फ इन साइज, तो कैपिटल ए कहता है अगर फादर वाली साइड से आएगा तभी वो नॉर्मल इन साइज होगा। कहते हैं कैपिटल ए तो मदर से भी आ सकता है, बट वो वहां से इंप्रिंट होके आती है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये ना सारे आपको रीजंस पता होने चाहिए। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो पैटर्नल डिलीशन, मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी, ठीक है, इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट तो चलो दोनों में कॉमन ही है, वो तो चलो इतना नहीं याद रखना। इधर मैटरनल डिलीशन, पैटर्नल यूनिपेरेंटल डाइसोमी एंड यूबिक्यूटिन E3A म्यूटेशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम इस पे बेस्ड। ठीक है, तो अब देख रहे हो ना, यहाँ पर उसने देखा कि दोनों कंडीशंस में फिनोटाइप्स डिफरेंट है। अगर तो सिम्टम सेम आ रहे होते फिर तो आप उसको इम्प्रिंटिंग नहीं बोलते। ठीक है ना, तो द कंडीशंस एग्जिबिट डिफरेंट फिनोटाइप बिकॉज आपने आइडेंटिकल डिलीशन करा है। अगर तो ऐसा होता है कि सेम ही इधर भी एक्सप्रेस कर रही हैं इधर भी कर रही हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपको दोनों तरफ से जीन्स की एक्सप्रेशन चाहिए थी। ठीक है ना, क्योंकि एक तरफ से एक्सप्रेशन हो रही है दूसरी तरफ से नहीं हो रही डिलीशन के ऊपर, तो आपको सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे बता रहे कि PWS में मेंटल रिटार्डेशन, ए सीवियर ईटिंग डिसऑर्डर मार्क बाय अनकंट्रोलेबल एपेटाइट, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, एंजल मैन के अंदर क्या बता रहा है कि इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होती है, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन, सीजर्स कैरेक्टराइज द डिसऑर्डर। We can conclude that the involved region of chromosome 15 is imprinted differently in male and female gametes, and that both an undeleted maternal and paternal region are required for normal development। क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग ही दो, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग ही जनरली हम बोल रहे हैं इम्प्रिंटिंग हो रही है, तो मेल पे अलग हो रही है फीमेल पे अलग हो रही है। ठीक है, और
बेसिकली अब अगर मान लो अब ये केस होता ना, जैसे आप कह रहे हो कि इधर कैपिटल ए है, इधर भी कैपिटल ए है, और दोनों तरफ से नॉर्मल ही है। अब इधर से चलो, मान लो इधर से डिलीट हो गया, तो फिर ये कंट्रोल कर लेता। बट ऐसा नहीं है ना, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ सिंगल जीन की बात नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीपल जीन्स की बात कर रहे हैं। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए रीजन, हम एक जीन की बात नहीं कर रहे। उस रीजन के अंदर मान लो 100 जीन्स हैं, तो क्या पता 50 जीन्स जो है वो मतलब फादर वाली तरफ से एक्टिव आ रही है, 50 जीन्स मदर वाली तरफ से आ रही है। बट वो दोनों डिफरेंट है। जो जीन्स फादर वाली तरफ से एक्टिव आते हैं वो मदर से नहीं आ रही है, जो मदर से आ रही है वो फादर से नहीं आ रही है। इसलिए आइडेंटिकल डिलीशन के बाद भी आपको अलग अलग क्या देखने को मिल रहे हैं, सिम्टम्स। ठीक है। और ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा कि ऑल द न्यूमरस क्वेश्चन रिमेन अनआंसर्ड रिगार्डिंग जीनोम इम्प्रिंटिंग, इट इज नाउ क्लियर दैट मैनी जीन्स आर सब्जेक्टेड द टू दिस प्रोसेस, कि बहुत सारी जीन्स जो हैं वो बेसिकली दे आर सब्जेक्टेड टू दिस प्रोसेस। More than 50 have been identified in mammals thus far. It appears that regions of chromosome rather than specific genes are imprinted. This phenomena is an example of more general topic of epigenetics. ठीक है, इसमें हम जैसे एपिजेनेटिक्स का मतलब क्या है, जेनेटिक एक्सप्रेशन इज नॉट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। आप कह रहे हो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो सेम है, यू आर नॉट चेंजिंग द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। आप ये नहीं कह रहे कि वहां पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हुआ है। ठीक है, बट अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का में चेंज नहीं हुआ, फिर भी आपको जेनेटिक एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिल रही। ठीक है ना, जैसे आप नॉर्मली कहते हो ना, जैसे एक एलील आप कहते हो कैपिटल ए है और स्मॉल ए है। अब कैपिटल ए प्रोडक्ट बनाती है, स्मॉल ए फॉर एग्जांपल नहीं बनाती है। ठीक है, वो तो चलो एक कुछ ना कुछ ऐसी म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर रही। बट यहां पर वो क्या कर रहा है, दोनों ही कैपिटल ए है। ठीक है, अब एक कैपिटल ए फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड इंफॉर्मेशन तो दोनों में सेम है ना। ठीक है, सो इंस्टेड द डीएनए इज ऑल्टर्ड इन ए वे इट अफेक्ट्स इट्स एक्सप्रेशन। These changes are stable in the sense that they are transmitted during cell division to the progeny cells and often through gametes to the future generation. Obviously, अगर आप कह रहे हो कि ये जीन एक्सप्रेस नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें ऑल्टरेशन की गई है, और वो ऑल्टरेशन प्रोजेनी सेल्स में भी जा रही है और गैमेट्स के थ्रू फ्यूचर जनरेशन में भी जा रही है। ठीक है, और वही आपको वो बता रहा है कि वो क्या है, मिथाइलेशन। द प्रिसाइज मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म of imprinting and other epigenetics event is still a matter for conjecture, but it seems that certain that DNA methylation is involved. In most eukaryotes, methyl groups are added to the carbon atom at position 5 in cytosine as a result of the activity of the enzyme DNA methyl transferase. ठीक है, DNA methyl transferase क्या कर रहा है आपका, कौन सा ग्रुप ऐड कर रहा है, मिथाइल ग्रुप। किसमें, साइटोसिन के अंदर जो कार्बन एटम है उसकी 5th पोजीशन के ऊपर। ठीक है, और जब ये मिथाइल ग्रुप्स ऐड होते हैं, कहां पर ऐड होते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड सीजी और ग्रुप्स ऑफ सीजी यूनिट्स, मतलब ये एक तरह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीजी आइलैंड्स। ठीक है, दे आर प्रेजेंट अलोंग ए डीएनए चेन। ठीक है, डीएनए मिथाइलेशन इज ए रीजनेबल मैकेनिज्म फॉर एस्टैब्लिशिंग ए मॉलिक्यूलर इम्प्रिंट since there is evidence that a high level of methylation can inhibit gene activity and active genes are often undermethylated. जनरली आप यहां पर मिथाइलेशन की बात हो रही है डीएनए की, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने बात करी थी हिस्टोन प्रोटीन की मिथाइलेशन की। हिस्टोन की मिथाइलेशन से तो क्या होता था, डीएनए कम कॉम्पैक्ट होता था और वो यूक्रोमैटिन के फॉर्म में होता था, वो अलग मिथाइलेशन है। हिस्टोन की मिथाइलेशन होना और डीएनए की मिथाइलेशन होने में डिफरेंस है। हिस्टोन की मिथाइलेशन होती है तो जीन की एक्टिविटी बढ़ती है, और जो डीएनए वो यूक्रोमैटिन फॉर्म में होता है। लेकिन यहां पर साइटोसिन की 5th पोजीशन के ऊपर मिथाइलेशन होने की वजह से आपकी जो जीन की एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो रही है। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज ए फैसिनेटिंग टॉपिक। ठीक है, तो ये जो इम्प्रिंटिंग के पीछे या जो हम एपिजेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो उन्होंने रीजन दिया वो मिथाइलेशन ही है। कि अगर आप कह रहे हो कि कैपिटल ए जब वो एक जैसे मेल से आ रहा है वो एक्सप्रेस कर रहा है, और कैपिटल ए जब फीमेल से आ रहा है तो वो नहीं कर रहा है, तो दोनों में फर्क सिर्फ मिथाइलेशन का है। कैपिटल ए वाले में मिथाइलेशन नहीं हो रखी, जो मेल से आया था या जो फादर से आया था, और जो मदर से कैपिटल ए आया था उसकी मिथाइलेशन हो रखी है। ठीक है,
तो जैसे क्वेश्चंस देखते हैं एक दो। अब जैसे ये क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि जो एंजलमैन सिंड्रोम है और जो आपका प्रेडर विलाई सिंड्रोम है, दे हैव वेरी डिस्टिंक्ट सिम्टम्स। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अक्रेंस ऑफ दी सिंड्रोम्स आर गिवन बिलो। तो यहां पे आपको 5 फैक्टर्स बता रखे हैं और आपको बताना है कि आपको इसमें कॉम्बिनेशन बताना है कि कौन सा प्रेडर विलाई या कौन सा एंजलमैन है। अगर मैं बोल रहा हूं ए, माइक्रो डिलीशन ऑफ 15q1113 इन पैटर्नल क्रोमोसोम, मतलब जो 15q1 उसमें ये स्पेसिफिक पोजीशन होगी आपकी। अगर माइक्रो डिलीशन हो रहा है 15 क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म के अंदर पैटर्नल क्रोमोसोम में, तो कौन सा डिसऑर्डर होगा? प्रेडर विलाई। पैटर्नल से याद रखना, प्रेडर विलाई। यूनिपेरेंटल डाइसोमी ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम 15, प्रेडर विलाई, ये भी आपने पढ़ा है। लैक ऑफ फंक्शनल मैटरनल कॉपी ऑफ यूबिक्यूटिन लाइगेज E3A, ये क्या होगा आपका? एंजलमैन सिंड्रोम। लैक ऑफ स्नफ SNRPN ट्रांसक्रिप्ट विच इज प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम पैटर्नल क्रोमोसोम। तो क्या, क्योंकि वो कह रहा है कि ये पैटर्नल से ही आता है, तो और इसका लैक हो रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका? प्रेडर विलाई। और इधर डेफिशिएंसी ऑफ द स्मॉल न्यूक्लियर RNA विच आर एनकोडेड फ्रॉम द इंट्रॉन्स ऑफ SNURF SNRPN ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द पैटर्नल क्रोमोसोम। तो ये भी क्या होगा आपका? प्रेडर विलाई सिंड्रोम। तो मतलब सी सिर्फ होना चाहिए एंजलमैन, वो देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और बाकी सब आपका प्रेडर विलाई कि नहीं। वही है ना, देखो अब ये सारा थ्योरी है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेडर विलाई पैटर्नल, पैटर्नल डिलीशन, या दूसरा मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी। ठीक है, ये दो ही रीजन है, बाकी इम्प्रिंटिंग डिफेक्ट था। उधर आपका डिलीशन इन द मैटरनल क्रोमोसोम, पैटर्नल यूनिपेरेंटल डाइसोमी, और देर इज सम म्यूटेशन इन यूबिक्यूटिन लाइगेज E3A। ठीक है, ये एक दो पॉइंट्स हो रहे हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम 15 मे कॉज प्रेडर विलाई सिंड्रोम। ठीक है, अब आपने कहा था पैटर्नल यूनिपेरेंटल डाइसोमी, तो क्या होता है? एंजलमैन, तो ये नहीं हो सकता। मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी। अब नीचे क्या लिखा हुआ है कि ये देखो, ये तो अब इम्प्रिंटिंग ऑफ 15q11 टू Q13 लोकस इन मैटरनल कॉपी। ठीक है, तो प्रेडर विलाई में तो मतलब मेनली तो आप इसके अंदर डिलीशन की बात करो ना, कि आप कि डिलीशन कहां पर हो रही है, या दूसरा आपने मेनली किसकी बात की थी? मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी। इसमें में भी ना इसने वो आपको जीन्स भी बता रखी हैं, वो तो चलो हमें भी देखनी पड़ेगी ना, कि 15 क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म के ऊपर जैसे उसमें स्पेसिफिक जीन्स की पोजीशन, कि कौन सी ऐसी जीन्स हैं जिनकी प्रिंटिंग इम्प्रिंटिंग जो है वो मैटरनल क्रोमोसोम पे होते हैं, किन की पैटर्नल पे होती है। ठीक है, चलो ये तो हमें अभी पता भी नहीं है, बट हमारा आंसर तो इसी से हो रहा है। ठीक है ना, मैटरनल यूनिपेरेंटल डाइसोमी। ठीक है, या दूसरा होता तो डिलीशन होती बेसिकली जो 15th क्रोमोसोम फ्रॉम पैटर्नल। ठीक है, पैटर्नल के अगर 15th क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म पे डिलीशन होती तो उसकी वजह से भी क्या होता है आपका? प्रेडर विलाई सिंड्रोम। ठीक है, आगे समझिए। ठीक है, तो ये क्या टॉपिक हमने डिस्कस किया आपका? जीनोम इम्प्रिंटिंग। ठीक है, तो बस इसमें आपने याद रखना है साइलेंसिंग के पीछे क्या रीजन है। जैसे एक ही आपको बताया, एग्जाम्पल मैंने बताया, और दूसरा जो ह्यूमंस के अंदर दो डिसऑर्डर है, तो मेनली आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो प्रेटर विलाई और एंजलमैन के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, सिम्टम्स भी थोड़े बहुत कॉमन होते हैं, बट ऑब्वियसली काफी आपको डिफरेंट फिनोटाइप्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट द थिंग इज दैट की डिलीशन जो है वो 15th क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म के अंदर ही है। ठीक है, दोनों डिजीज के अंदर। बट द थिंग इज दैट की वो जो डिलीशन है वो फादर वाले क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम फादर से है उस पे है, या वो डिलीशन उस क्रोमोसोम के ऊपर है जो मदर से आया है। ठीक है, तो ये होगा आपका एंजलमैन एंड प्रेटर विलाई सिंड्रोम।